आदाब। हेडलाइंस उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। नामजद अमरीकी सफीर सरजीव गौर भारत पहुंच गए। दहली आमद पर हिंद अमरीका ताल्लुकात पर अमरीकी सफीर का मुस्बत बयान। ईरान ने अपने लोगों को कत्ल किया तो सख्त जवाब देंगे। ईरान में एहतजाज पर अमरीकी सदर ट्रंप का सख्त इंतबाह। मगरबी बंगाल में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली और कोलकाता में शदीद एहतजाज। ममता बनर्जी ने ईडी पर पार्टी का डेटा चुराने की कोशिश का लगाया इल्जाम। जम्मू कश्मीर के सांबा में ड्रोन से गिराई गई असलहे की खेप बरामद। पाकिस्तानी सरहद के करीब बीएसएफ और एसओजी का ऑपरेशन। अयोध्या के बड़े इलाके में नॉनवेज की डिलीवरी पर पाबंदी। शराब मेहमानों को पेश करने से बाज रहने का भी होटलों का हुक्म। दिल्ली शदीद सर्द लहर और घने कोहरे की लपेट में। 2 बरस में पहली बार जनवरी की सबसे सर्द रात। पारा 4.6 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। अमेरिका के नामजद सफीर सरजीव गौर हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं और उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तकबिल में बड़े मौक़े की उम्मीद जाहिर की है। हिंदुस्तान आमद के बाद सोशल मीडिया पर एक पैगाम में सरजीव गौर ने कहा कि भारत वापस आकर खुशी हुई और दोनों मुल्कों के लिए आगे शानदार मौक़े मौजूद हैं। सरजीव गौर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी समझे जाते हैं और वो 12 जनवरी को बतौर अमरीकी सफीर हिंदुस्तान में अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। उनकी आमद ऐसे वक्त में हुई है जब हिंदुस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में तिजारती उमूर पर कुछ कशीदगी देखी जा रही है। Take this obligation freely. That I take this obligation freely. Without any mental reservation. Without any mental reservation. Or purpose of evasion. Or purpose of evasion. And that I will well and faithfully. And that I will well and faithfully. Discharge the duties. Discharge the duties. Of the office on which I am about to enter. Of the office of which I'm about to enter. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. Ambassador. That I take this obligation freely. ईरान में जारी हुकूमत मुखालिफ एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन की हलाकतों की इतलात पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका ईरान की सूरत हाल पर निहायत बारीक बीनी से नजर रखे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अगर ईरान की हुकूमत अपनी ही अवाम के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करती है और लोगों को कत्ल किया जाता है तो अमरीका सख्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने खबरदार किया है कि मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद नाकाबिल कबूल है और इसके संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen. There have been cases like this where President Obama totally backed down, but this is something pretty incredible that's happening in Iran. It's an amazing thing to watch. They've done a bad job. They've treated their people very badly, and now they're being paid back. So let's see what happens. We're watching it. We're watching it very closely. ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सख्त इंतबाह दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा है कि तकब्बुर में मुबतला हुक्मरान हमेशा अपने गुरूर की बुलंदी से गिर जाते हैं। उन्होंने अमरीका को खबरदार किया है कि ईरान के बारे में इसके अंदाजे माजी की तरह आज भी गलत हैं। आयतुल्ला खामनाई का कहना था कि इनकलाब के बाद के मुकाबले में आज ईरान रूहानी और अस्करी दोनों लिहाज से कहीं ज्यादा ताकतवर है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अमरीका ईरान की क़ुव्वत और अज़्म को कमतर ना समझे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड से मुतालिक एक बार भी सख्त और मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर अमरीका ने ग्रीनलैंड पर कदम न उठाया तो रूस या चीन वहां असर और रसूख कायम कर लेंगे, जो अमरीका को किसी सूरत कबूल नहीं। उनका कहना था कि अमरीका रूस या चीन को अपना पड़ोसी नहीं बनने दे सकता और ग्रीनलैंड में अमरीका कुछ ना कुछ जरूर करेगा, चाहे ग्रीनलैंड को ये पसंद हो या ना हो।
I'm not talking about money for Greenland yet. I might talk about that. But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. And I'm a man, and by the way, I'm a fan of Denmark too, I have to tell you, and they've been very nice to me. I'm a big fan, but the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. I'm sure we had lots of boats go there also. But we need that because if you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger, there are Russian submarines all over the place. We're not going to have Russia or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. So we're going to be doing something with Greenland, either the nice way or the more difficult. Because when we own it, we defend it. You don't defend leases the same way. You have to own it. And with a nation, look at what happened with Obama, with that horrible deal they made with Iran. It was a short-term deal. It was like a 9-year deal. Countries can't make 9-year deals or even 100-year deals. Countries have to have ownership. And you defend ownership, you don't defend leases. And we'll have to defend Greenland. If we don't do it, China or Russia will. It's not going to happen. We are not going to have, and I like China, I like Russia, I love the people of China, I love the people of Russia. I get along very well with President Putin, but I'm very disappointed in him. I get along very well with President Xi. I'm going to go over to China in April, but I don't want them as a neighbor in Greenland. Not going to happen. And by the way, and NATO's got to understand that. I'm all for NATO. I saved NATO. If it weren't for me, you wouldn't have a NATO right now. But we're not going to allow Russia or China to occupy Greenland, and that's what's going to happen. कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद ने वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में इसके क्या असरात मरतब होंगे, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। दरकिनार कर दिया गया है और इससे आगे इसके क्या परिणाम होंगे और क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज होगा, वो अभी कहना भी संभव नहीं है। हर एक को अगर ऐसी खुली छूट हो जाए कि अपने पड़ोसी के देश में जाकर वो जो चाहे वो कर ले, और वहाँ से ये ऐसा नहीं है कि जब युद्ध होता है, जंग होती है, तो दोनों ही आपस में लड़ते हैं, दोनों प्रयास करते हैं कि दूसरे को क्षति पहुंचा सकें, लेकिन ये कोई जंग की स्थिति तो नहीं थी ना। चुपचाप जाकर किसी भी देश से किसी को उठा लिया जाए, और वो भी अगर वहाँ के जो प्रधान हैं, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनको उठा लिया जाए, तो फिर कौन कभी ये कह पाएगा कि हम सुरक्षित हैं, अपने देश में हम सुरक्षित हैं। तो एक बड़ा प्रश्न है, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया भी गया है, संयुक्त राष्ट्र ने इस बात पर चर्चा की है। तो अब सब लोग मिल बैठकर इस पर कुछ निर्णय लें, तभी पता चलेगा कि इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क में मंशियात के बढ़ते हुए खतरे के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है और इस ज़िमन में 31 मार्च से 3 साला मुल्कगीर मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया है। नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की नवी आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए अमित शाह ने ये ऐलान किया। कहा कि इस इज्तिमाई मुहिम के तहत मंशियात के खिलाफ एक वाज़ेह हिकमत अमली तय की जाएगी। हिंदुस्तानी फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 7 और 8 जनवरी को श्रीलंका का 2 रोज़ा सरकारी दौरा किया, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन और फौजी रवाबित को मजीद मजबूत बनाना था। अपने दौरे में जनरल द्विवेदी ने श्रीलंका की नायब वज़ीर दिफा अरुणा जयसेकरा और आला फौजी हुकाम से मुलाकातें की। बातचीत में इलाकाई सलामती, इस्तेहकाम, इंसानी हमदर्दी और कुदरती आफात में इमदाद और बहाली के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। जनरल द्विवेदी ने आर्मी वार कॉलेज का दौरा भी किया, जहां हिंद श्रीलंका फ्रेंडशिप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बुनियाद रखी गई। उन्होंने श्रीलंका में शहीद होने वाले हिंदुस्तानी फौजियों को खिराज अकीदत भी पेश किया।
उत्तर प्रदेश के जिले आगरा में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 38 बांग्लादेशी शहरियों को सजा पूरी होने के बाद मुल्क बदर किया जा रहा है। पुलिस और इंतजामिया के मुताबिक उन अफराद को आज जिला जेल से रिहा किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें बांग्लादेश की सरहद के लिए रवाना किया जाएगा। बताया गया है कि तमाम बांग्लादेशी शहरी आगरा के थाना सिकंदरा इलाके में गैर कानूनी दस्तावेजात के साथ रह रहे थे। जांच के बाद साल 2022 में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया था। मुकदमा अदालत में पेश किया गया और अदालत ने तमाम अफराद को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास के मुताबिक सजा पूरी होने के बाद अदालत के अहकामात के तहत इन अफराद को मुल्क बदर किया जा रहा है। इन्होंने बताया कि तमाम बांग्लादेशी शहरियों को इंटेलिजेंस ब्यूरो के हवाले किया जाएगा। क्या एग्जैक्टली मामला था और कितना रिपोर्ट कर रहे हैं? 2022 में सिकंदरा में एक मुकदमा लिखा गया था, जिसमें कई बांग्लादेशी जो बिना वैध प्रपत्र के यहाँ पे रह रहे थे, उन पर फॉरेनर्स एक्ट में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसी क्रम में करीब 38 लोग को सजा मिली थी। सजा पूरी होने के बाद माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में ये लोग डिपोर्ट किए जा रहे हैं। हमारी टीम सभी लोगों से टाई अप करते हुए इनको आईबी को सपुर्द करेगी और आईबी को सपुर्द करने के बाद ये अपने देश जा सकेंगे। कब रिपोर्ट करेंगे, क्या प्लान? इसकी मोडालिटीज हम जल्दी पूरी करें। कल मोस्ट लाइकली इनका डिपोर्टेशन होगा। क्या एग्जैक्टली मामला था और कितना रिपोर्ट कर रहे हैं? 2022 में सिकंदरा में एक मुकदमा लिखा गया था, जिसमें कई बांग्लादेशी जो बिना वैध प्रपत्र के यहाँ पे रह रहे थे, उन पर फॉरेनर्स एक्ट में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसी क्रम में करीब 38 लोग को सजा मिली थी। सजा पूरी होने के बाद माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में ये लोग डिपोर्ट किए जा रहे हैं। हमारी टीम सभी लोगों से टाई अप करते हुए इनको आईबी को सपुर्द करेगी और आईबी को सपुर्द करने के बाद ये अपने देश जा सकेंगे। कब रिपोर्ट करेंगे, क्या प्लान? इसकी मोडालिटीज हम जल्दी पूरी करें। कल मोस्ट लाइकली इनका डिपोर्टेशन होगा। 2022 में सिकंदरा में एक मुकदमा लिखा गया था, जिसमें कई बांग्लादेशी जो बिना वैध प्रपत्र के यहाँ पे रह रहे थे, उन पर फॉरेनर्स एक्ट में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसी क्रम में करीब 38 लोग को सजा मिली थी। सजा पूरी होने के बाद माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में ये लोग डिपोर्ट किए जा रहे हैं। हमारी टीम सभी लोगों से टाई अप करते हुए इनको आईबी को सपुर्द करेगी और आईबी को सपुर्द करने के बाद ये अपने देश जा सकेंगे। क्या एग्जैक्टली मामला था और कितना रिपोर्ट? उत्तर प्रदेश की अयोध्या से एक अहम खबर है। अयोध्या में इंतजामिया ने मजहबी तकद्दुस को बरकरार रखने के लिए सख्त कदम उठाया है। राम मंदिर के अतराफ माहौल को पाकीज़ा रखने के मकसद से अब 15 किलोमीटर के दायरे में गोश्त के खाने की फराहमी पर पाबंदी आयद कर दी है। हुकाम के मुताबिक पंचकोसी परिक्रमा के तहत निशाने ज़दा इलाकों में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज के जरिए नॉनवेज खाना पहुंचाए जाने की मुसलसल शिकायत मौसूल हो रही थी, जिसके बाद ये फैसला किया गया। इंतजामिया ने होटल्स और होम स्टेज को भी सख्त हिदायत दी है कि वो मेहमानों को नॉनवेज ग़िज़ा और शराब पेश करने से बाज रहें। बसूरत दीगर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी तक जो है ऑनलाइन की जो व्यवस्था है, क्योंकि वह हमारे द्वारा तो रोक लगा नहीं जा सकता, लेकिन क्योंकि स्विगी जोमेटो जो अयोध्या धाम में अगर कोई श्रद्धालु मंगाते हैं तो वह हमारे यहाँ उनका जो है किसी भी रेस्टोरेंट होटल से कांटेक्ट होता है। तो हम जो है होटल रेस्टोरेंट को हिदायत दिए हैं कि अगर स्विगी और या जोमेटो ऐसी कोई भी फूड डिलीवरी वाली संस्था अगर नॉनवेज को जो है मंगा रही है तो कृपया उसको न देने का कष्ट करें। इसलिए उसके लिए हम एक गाइडलाइन भी उनको जारी करेंगे होटल रेस्टोरेंट को, कि जिससे इस पे जो है रोक लगाया जा सके। देखिए, अभी तक जो है जम्मू कश्मीर के जिले सांबा में एक अहम कार्रवाई में असलहे की बड़ी खेप बरामद की गई है। पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन के जरिए पहुंचाए गए असलहे को पुलिस और फौज ने जब्त कर लिया है। हुकाम के मुताबिक असलहा स्मगलिंग का यह वाकया बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब पेश आया है। ड्रोन से गिराई गई असलहे की इस खेप में 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, 16 गोलियां और 1 ग्रेनेड शामिल थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका टीम ने बीती रात पालोड़ा गांव घगवाल में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद इस मशकूक ड्रोन और असलहे का सुराग लगाया गया। जुमा की रात जयपुर की पत्रकार कॉलोनी में खराबास सर्कल के करीब एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने पैदल चलने वालों को रौंद डाला, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक और 15 अफराद जख्मी हुए। हुकाम के मुताबिक 4 शदीद जख्मियों को सवाई मानसिंह अस्पताल मुंतकिल किया दिया।
हादसा उस वक्त पेश आया जब ऑडी कार डिवाइडर से टकराकर बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खड़े ठेलों और फूड स्टॉल्स को टक्कर मारती हुई आगे बढ़ती चली गई। यानी शाहिदीन के मुताबिक गाड़ी की रफ्तार इंतहाई ज्यादा थी, जिसकी वजह से ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। इस वाकये ने जयपुर शहर में खौफ व हिरास फैला दिया है और पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है। करीब 9:30 बजे एक एक्सीडेंट की सूचना मिली थी। खरबा सर्किल के पास एक्सीडेंट हुआ। इस मौके पर पहुंचा तो उस दौरान एक गाड़ी इस पे टकराई हुई थी और काफ़ी लोग इंजर्ड में पड़े थे। काफ़ी भीड़ हो रखी थी, अफरा तफरी का माहौल था। तो सबसे पहले जो मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए जो इंजर्ड थे उनको प्राइवेट गाड़ी और पुलिस की चेतक और एम्बुलेंस में डलवा के तुरंत हॉस्पिटल के लिए रवाना किया गया। के बाद में कुल मिला के करीब 15 लोग इंजर्ड हुए। मुझे यह पता लगा है कि एक की कैजुअल्टी हुई और एक 3 लोग जयपुरिया हॉस्पिटल में हैं और कम से कम 4-5 लोग एसएमएस में हैं। तो मैं अभी यहाँ से तुरंत उनके पास जा रहा हूँ। कितनी क्या कैजुअल्टी हुई, ये कैजुअल्टी तो एक बता रहे हैं, लेकिन घायल कितने और कितने गंभीर है अभी मैं जाने के बाद बता रहा हूँ। जैसे मैंने पुलिस वालों से पूछा है, उनके अनुसार 4 लोग उस गाड़ी में थे और जिस तरह से बताया जाता है कि वो लोग यहाँ राजस्थान के रहने वाले हैं, तो चूरू के और कुछ रहने वाले के आसपास के लोग हैं। एक इनकी गिरफ्तार। हैदराबाद से एक मुतासिरकुन खबर है, जहां स्कूल के तुलबा ने ख्वाब देखने के साथ साथ उन्हें हकीकत में बदल कर दिखाया है। कम उम्र तुलबा ने सैटेलाइट बनाया है जो 12 जनवरी को इसरो के रॉकेट के जरिए खला में रवाना होगा। 2.5 साल की मेहनत, तहकीक और तजुर्बात के बाद बच्चों ने सैटेलाइट तैयार किया। जांच के तमाम मराहिल मुकम्मल होने के बाद अब इन बच्चों का तैयार करदा क्यूब सैटेलाइट श्रीहरिकोटा से लॉन्च के लिए तैयार है, जिस पर इन बच्चों और उनके सरपरस्तों ने मसरत का इजहार किया। Our children have been working on this project along with this company called Take Me to Space for more than 2.5 years now. And the satellite is ready, it got tested. It's right now in Sriharikota, and we will all be witnessing this launch from the gallery Sriharikota. 8 से हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी और जो स्पेस स्टडीज़ है वो उनको स्टार्ट करते हैं स्कूल में, और धीरे धीरे वो लोग ये पढ़ते पढ़ते बच्चों ने ही ये डिसाइड किया कि उनको एक सैटेलाइट बनाना है। और अगर वो अपना सारा मन ध्यान लगा के वो मतलब एक्सपेरिमेंट करे और ऐसा कुछ बनाए उनके हाथ से, तो कोई भी स्टडीज़ बहुत इजी हो जाती है। ये सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं है, बट बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है उनको ये स्टडीज़ में इंटरेस्ट लाने के लिए। Our children have been working on this project along with this company. इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायण की क़ियादत में साइंसदानों की एक टीम ने तिरुपति के मशहूर मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ की। PSLV-C 62 रॉकेट की कामयाब लॉन्च के लिए यहां मजहबी रसूम अंजाम दी गई। 12 जनवरी को दिन 10:17 पर श्रीहरिकोटा से नया खलाई मिशन रवाना किया जाएगा। मुजवजा लॉन्च में 8 गैर मुल्की सैटेलाइट्स को मदार में रखा जाएगा। ये जारिया साल इसरो की पहली लॉन्च होगी। यहाँ तिरुपति में पूजा पाठ की रसूम के दौरान सैटेलाइट का मॉडल देवता के कदमों में रखा गया। We are going to have the first launch in the year 2026 on 12th January morning 10:17 a.m. And this will be accomplished by the PSLV C-62 launcher, which will be placing EOS N1 spacecraft along with 15 co-passengers. In the 15 co-passenger satellites, there are 8 satellites from foreign countries, from UK, Brazil, France, these countries. We are going to have the satellite. With this launch, we will be accomplishing 442 foreign satellite launch from India, and along with the very important hyperspectral imaging EOS N1 satellite. The purpose is it is a satellite with hyperspectral capability for imaging the Earth. This will be useful for strategic application of the country. Gaganyaan program is the program in which you all know we are sending our Gaganyatris to space and bring them back safely. This program is targeted in 2027
Before that, under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister of India, lot of experiments are planned, 3 uncrewed missions are planned. We have declared in the country 2026 and 2027 as Gaganyaan year, and 2026 we are targeting very important experiments including uncrewed missions. We are बीजेपी के इख्तिदार वाली रियासत मध्य प्रदेश में अब गाय के गोबर और गाय के पेशाब के नाम पर बड़ा घोटाला कर दिया गया। जबलपुर में वाकई नानाजी देशमुख वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी में गाय के गोबर और पेशाब से कैंसर के इलाज पर तहकीक के नाम पर रकम दी गई, लेकिन फंड के गलत इस्तेमाल का मामला सामने आया है। इब्तदाई जांच में तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए के फंड में बड़े पैमाने पर बेजाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। पेश इस सिलसिले में ये रिपोर्ट। पंचगोया स्कीम के तहत हुकूमत ने यूनिवर्सिटी को तहकीक के लिए 3.5 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। जांच के मुताबिक इसमें से तकरीबन 1.9 करोड़ रुपये गाय के गोबर, गाय के पेशाब और दीगर अशिया की खरीदारी के लिए दिखाए गए, जबकि आला हुकाम का कहना है कि इतनी खरीदारी पर ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 लाख रुपये ही खर्च होने चाहिए थे। देखिए, ये योजना 2012 से करीब 2018 तक चली और इसकी जो भी फंडिंग एजेंसी थी उसको हमने टेक्निकल रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पूरी ऑडिटेड दी गई थी उस समय विश्वविद्यालय द्वारा। और अभी हाल ही में जो कमिश्नर साहब ने एक जांच टीम गठित की थी उसको सारे जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वो हमने दे दी और अभी देखते हैं कि उसमें क्या आता है, उसके बारे में बात। जांच में यह भी सामने आया कि बड़ी रकम सरकारी दौरों, फिजाई सफर, गाड़ियों की खरीदारी, ईंधन और दीगर अखराजात पर खर्च की गई। साल 2012 से 2018 के दौरान मुख्तलिफ शहरों के 24 फिजाई सफर किए गए, एक गाड़ी खरीदी गई और लाखों रुपये पेट्रोल व डीजल पर खर्च हुए। जबलपुर के एसडीएम रघुवीर सिंह के मुताबिक इब्तदाई तौर पर ऐसा लगता है कि तहकीक के लिए मख्तस रकम को दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। यूनिवर्सिटी के सीनियर अफसरान के खिलाफ जांच जारी है। 3 करोड़ 50 लाख का पंचगव्य योजना के तहत राशि स्वीकृत हुई थी और उस राशि का कुछ तो सामग्री खरीदी में और कुछ वाहन खरीदी, यात्रा, कुछ कर्मचारियों के कंटिजेंसी भुगतान, इस तरह अलग अलग मदों में उनको द्वारा खर्च किया गया। वाज़ेह है कि यूनिवर्सिटी ने दावा किया था कि पंचगोया से कैंसर के साथ साथ दीगर बीमारियों के इलाज पर तहकीक की जा रही है, ताहम तहकीक के नताइज ताहाल वाज़ेह नहीं हैं। इंतजामिया का कहना है कि मुकम्मल तहकीकात के बाद ही असल हक़ाइक़ सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी न्यूज़। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाज़त, आदाब।